ऐलानात के ज़रिए उम्मीद करेंगे कि ये मुमलिकत खुदादाद इसमें मुआशी तौर पे भी इस्तेहकाम आए और सियासी तौर पे भी इस्तेहकाम आए, और जो हमारे अहदाफ़ हैं इस मुल्क में आवाम को रिलीफ़ देने के हवाले से और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल करने के हवाले से, उसमें भी हम अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले चंद दिनों से मुल्क के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और पूरी कौम ने एक फ़िल्म का ट्रेलर चलाया जा रहा है 7 खून माफ़ के नाम से, कि स्याह करें सफ़ेद करें, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करें, मुल्क को तोड़ने की साजिश करें, बैरून मुल्क लॉबी करें, लॉबिंग फर्म्स हायर करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर करवाएं, साइफ़र का ड्रामा रचाएं, फ़ॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाएं, 9 मई के हमले करें, IMF के हवाले से मामलात को पेचीदा करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश करें। आपको पूछने वाला कोई नहीं। ये एक तासुर दिया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि जो भी हो वो इद्दत का केस हो, वो जो मर्जी हो, 190 मिलियन पाउंड का केस हो, तो तासुर ये है कि अनटचेबल है जी, इनको हाथ कोई नहीं लगा सकता। हमारे सियासी लीडर ने हमें एक तरबियत दी है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। वो तरबियत क्या थी, और आप सब गवाह हैं, मैं आपको गवाह बना के ये बातें कर रहा हूँ। उन्होंने हमें ये सबक सिखाया कि सियासी मुखालिफ अगर क्रेन से गिर जाए कैंपेन के दौरान तो अपनी कैंपेन मुअत्तल कर दो और उसके हस्पताल जाके उसकी तीमारदारी करो, उसका हाल पता करो और उसको खैर सगाली का पैगाम दो। वो सियासी तरबियत ये थी कि सियासी मुखालिफ अगर इलेक्शन हार जाए तो उसके घर जाना, चलकर उसको इज्जत देना और उसको कहना कि हम मिलजुल के इस पाकिस्तान को संवारेंगे। ये सियासी तरबियत थी। और सियासी तरबियत ये थी कि साहब कहकर बुलाना और कहना कि इखलाक के दायरे के अंदर रहकर तनकीद की जाए, तनकीद बराए तनकीद ना की जाए, तनकीद बराए इस्लाह की जाए। ये हमारे सियासी लीडर की तरबियत थी। और इसी तरबियत का नतीजा है कि जब पूरी पहली सफ को जेलों में डाला गया, ये बदतरीन फाशिस्ट हुक्मरान था बानी चेयरमैन PTI, बदतरीन फाशिस्ट हुक्मरान। माओ बहनों को जेलों में डालने की रिवायत इसने डाली। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की वालदा की मैयत पड़ी थी और जज कह रहा था मैंने जिरा करनी है, मुझे ऑर्डर आया है शहजाद अकबर का, इमरान न्याजी का, और इसने रिवायत डाली कि जेलों में खाना बंद कर दो, जेलों में सहूलियात बंद कर दो, किसी की बहन को अस्पताल से रात को गिरफ्तार करवा दो, किसी बेटी को वालिद के सामने गिरफ्तार कर लो। ये रिवायात है जो इस मुल्क में डाली हैं, और ये वो रिवायात है जो इन्होंने सिर्फ अपनी जो एक फैशिज्म का जहन था, जो इनके जहनी मामलात थे और जो एक इंतकाम की आग थी, उसको बुझाने के लिए ये रिवायत डाली। हमारी फिर भी ये रिवायत थी, हमारी सियासी लीडर की तरबियत की, नहीं हमने रिएक्ट नहीं करना। यही वजह है कि आधे लोग जेल में थे। शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि हम मिसाके मईशत करने को तैयार हैं। पता था कि जेलों में डाला जा रहा है, पता था कि केसेस बनाए जा रहे हैं। ये प्ले करनी है, दोनों अभी डाउनलोड कर। पता था कि केसेस बनाए जा रहे हैं, पता था जेलों में डाला जा रहा है, बदतरीन इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, फिर भी कहा नहीं हम खड़े हैं मुल्क के लिए। आप जुल्म कर रहे हैं, हम मिसाके मईशत आपके साथ करने को तैयार हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। ये हमारी सियासी तरबियत थी। और ये हमें सबक सिखाया गया था कि मुल्क की खातिर सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में तब्दील ना करना। और हमें यह सबक सिखाया गया था कि सियासी मुखालिफ की खुशी गमी में शरीक होते हैं। हमें किसी ने नहीं कहा था कि सियासी मुखालिफ की कोई गम हो तो उसमें शरीक मत होना। वो एक और तरबियत किसी ने दी थी एक और पार्टी को कि इनको शादियों पे कोई नहीं बुलाएगा, इनके गम में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उनके नज़दीक सियासी मुखालफत शायद दुश्मनी होती है, हमारे नज़दीक नहीं होती। हमें तो बचपन से यह सिखाया गया कि सियासी मुखालिफ के घर गम हो तो सबसे पहले वहां पहुंचो, और इसका हम अमली मुजाहरा करते रहे। मगर बदकिस्मती है कि शायद हमारी अच्छी तरबियत को, शायद हमारे ये जो मामलात थे जिनमें हम अफाम तफहीम से काम ले रहे थे, दानिशमंदी का सबूत दे रहे थे, तहम्मुल मिजाजी से काम ले रहे थे, बुर्दबारी से काम ले रहे थे, हमारी इस पेशेंस को और हमारी इस दानिशमंदी को शायद कमज़ोरी समझा गया कि शायद ये तो कुछ कर नहीं सकते, तो बड़े कमज़ोर लोग हैं, ये तो अच्छी बात करते हैं आगे से, ये तो चोर डाकू के नारे नहीं लगाते,
ये तो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, ये तो तीमारदारी में बिलीव करते हैं, ये तो फातिहा खानी कहने में बिलीव करते हैं, ये लोगों के साथ रवादारी और रवाबत बढ़ाने में यकीन रखते हैं। तो ये तो पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। तो ये कमज़ोर लोग हैं, इनको गाली दो, जहां एक देते हो वहां चार दो। ये इसी काबिल हैं कि इनको गालियां दी जाएं। और वही गालम गलोच का कल्चर जिसने सोसाइटी में तकसीम पैदा की, माशरे के अंदर भाई को भाई से लड़ाया, बाप को बेटे से लड़ाया, मां को बेटी से लड़वाया, घरों के अंदर आग लगाई और कहा कि मैं वो हूं कि जिसके पैरोकार अपने बाप की नहीं सुनते। कुरान का क्या हुक्म है, अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि उफ ना कहो जब बूढ़ी एज में पहुंच जाए आपके वालिदैन। उधर कहा जा रहा है वो जी ये बाप की नहीं सुनते, ये नस्ल मैं परवान चढ़ा रहा हूं। और कहा गया कि खवातीन की हद की इज्जत करो स्टेज पे चढ़ के, कंटेनर पे चढ़ के, और इस्लामी टच दो, इस्लाम को इस्तेमाल करो अपनी सियासी मकासद के लिए। और फिर समझा गया कि ये शायद कुछ कर नहीं सकते, ये तो कमज़ोर लोग हैं, ये तो आगे से फिर भी इखलाक के दायरे में रहकर बात करते हैं, तहजीब व तमद्दन के दायरे में रहकर बात करते हैं। तो ये वो रविश है जो पिछले कई सालों से रवां दवां है, और 2014 के धरनों से लेकर आज तक एक मखसूस जहनीत है जिसको परवान चढ़ाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बड़ा क्लियर है, अभी हाल ही में लंदन की एक डिनर की तस्वीरें आई हैं जिसके अंदर एक इजरायली बिलियनियर बैठा है। जैन कुरैशी साहब तशरीफ फरमा है, मेरे दोस्त हैं, मैंने कहूँगा वजाहत करें कि वो इजरायली बिलियनियर आपके साथ क्या कर रहा था। अनीन मुशर्रफ साहब वहाँ मौजूद हैं, साहिबजादा चीकू साहब जो बाहर के मामलात देखते हैं वो वहाँ मौजूद हैं। तो भाई आपने ये क्यों बैठ के उसके साथ डिनर किया इन हालात में जब फ़लस्तीन पर हमले हो रहे हैं, गज़ा में एक नस्ल कुशी जारी है फ़लस्तीनियों की। ये तो चले मामलात हैं ना कि जैक गोल्डस्मिथ की आप कैंपेन चलाते हैं, आपकी मर्जी, आपने किस लॉबी को बाहर सपोर्ट करना है। मगर हमारी बुर्दबारी, हमारे तहम्मुल, हमारी दानिशमंदी को जो कमज़ोरी समझा गया है, आज मैं इसका भरपूर जवाब देना चाहता हूँ और बिल्कुल क्लियर अनएम्बिगुअस वर्ड्स में देना चाहता हूँ कि नो मोर, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। इस मुल्क की मईशत ने अगर आगे चलना है, इस मुल्क के लोगों ने अगर तरक्की करनी है, इस मुल्क की नौजवान नस्ल को अगर रोज़गार के मौके मिलने हैं, इस मुल्क ने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े होना है, तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकती। मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता हूँ और उसकी वजूहात हैं। मैं तसल्ली से एक एक पॉइंट पर रोशनी डालूंगा और आपको आगाह करूंगा कि वो क्या वजूहात हैं। सबसे पहली बात ये कि जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें तासुर ये है कि बिन मांगे रिलीफ दिया गया है। तहरीक इंसाफ कहीं पर पार्टी नहीं थी, उनके मेंबरान ने नहीं कहा कि हम तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। सब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एफिडेविट जमा कराया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की है। मगर एक मसला था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मैनिफेस्टो ये कहता है कि कोई गैर मुस्लिम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता, इसलिए माइनॉरिटी सीट मिल नहीं सकती थी। तो इतना बड़ा जो रिलीफ मिला है, तासुर ये है कि बगैर मांगे मिला है। वो चीज़ें उस पिटिशन में ही दर्ज नहीं थी जो दी गई हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो नहीं कराए गए, ये फैक्ट है। कहीं पे उन एमएनएज ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नहीं कहा कि हम तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारा निशान बहाल किया जाए या पार्टी को बहाल करार देकर हमें वक्त के धारे को वापस मोड़ के उस पार्टी की सफ में खड़ा किया जाए, ये किसी ने नहीं मांगा था। कानूनी जो सुकम है इस जजमेंट के अंदर, उसको देखते हुए हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया है। ये रिव्यू हम दायर करने जा रहे हैं और जो कानूनी सुकम है, जो कानूनी कमज़ोरियां हैं, और देखिए ये हमारी बात या आपकी बात नहीं है, बात ये है कि एक ऐसा फैसला आया है जो प्रेसिडेंट बनना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगले फैसले क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की अदालत में होने हैं। तो हम ये समझते हैं कि हम ये रिव्यू दायर करने में हक बजानिब हैं और वो ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ के मेंबर्स जिनकी हक तलफी हुई है, जिनको सुना नहीं गया, जिनकी लीगल आर्ग्यूमेंट्स को वेट नहीं दिया गया, वो ये समझते हैं कि ये रिव्यू दायर करना लाजिम है। तो ये हुकूमती इत्तेहाद की सियासी जमातें और हुकूमती जमात
ये रिव्यू दायर करेगी और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिन 80 या उससे ज़ायद जो MNAs को रिलीफ दिया गया है, क्या वो अदालत के सामने मौजूद थे? क्या उनका एफिडेविट मौजूद था? क्या उन्होंने ये रिलीफ मांगा था जो उनको रिलीफ दिया गया है? क्या इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों को कुलअदम करार दिया जाए? क्या आइन को बालाए ताक रख दिया जाए और आइन की शिकों पर अमल ना किया जाए? क्या आइन की तशरीह करना और आइन में तरमीम करना क्या पार्लिमान का इख्तियार नहीं है? क्या ये इख्तियार पार्लिमान को नहीं हासिल कि वो आइनी तरमीम भी कर सके, वो कानून में भी तरमीम कर सके? क्या ये फैसला कर लिया गया है कि आइन जो मर्जी कहे, एक पॉलिटिकल पार्टी को ये हक दिया जाएगा जो वो हक नहीं रखती? तो हम ये समझते हैं कि आइन के हवाले से हमारे पास आइनी शिकों के हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मौजूद हैं इस नसरसानी की दरख्वास्त के लिए। तो इसलिए ये दरख्वास्त जो है ये दायर की जा रही है। और जैसे मैंने कहा कि हमारी बुर्दबारी, हमारे तहम्मुल और हमारी दानिशमंदी को शायद कमज़ोरी समझा जाता है, हमारे अखलाक को शायद कमज़ोरी समझा जाता है। तो मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हुकूमत ये इरादा रखती है कि जिन्होंने, जिस सियासी जमात ने इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग ली और उस फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और ये कहा कि आपने ममनुआ फंडिंग ली है ममनुआ ज़राए से, और उसके अंदर वाज़े तौर पर सबूत मौजूद हैं कि उसमें अमेरिका में ऐसे लोग शामिल हैं जो एक मखसूस लॉबी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी फंडिंग आई है, वुटॉन क्रिकेट क्लब के मामलात हैं। तो ये फॉरेन फंडिंग का फैसला आपके खिलाफ आया है और आप 6 साल स्टे ऑर्डर क्यों लेते रहे? आपने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर लिया, 6 साल इस मुकदमे को ताखीर का शिकार किया क्योंकि आपके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं था। तो ये जो फॉरेन फंडिंग आपने ली है, कोई भी सियासी जमात को कोई फंडिंग करता है तो वो इस नज़रिए से करता है कि ये जमात जब बरसर इक़्तिदार आएगी तो ये कुछ ऐसे फैसले करेगी जो उस फंडिंग करने वाली लॉबी के हक में होंगे। तो आप बताइए ना, जो बाहर बैठे हैं, और हम तमाम लोगों का एहतराम करते हैं, तमाम ममालिक का एहतराम करते हैं, बट कुछ ममालिक में मौजूद जो चंद लॉबियाँ हैं जिसमें इजरायली फंडिंग नज़र आती है, जिसमें भारतीय निजात अमरीकी नज़र आते हैं, उनसे जो फंडिंग आपको आई है आप उसका दिफा करने में नाकाम रहे हैं। तो ये जो फॉरेन फंडिंग है इसका केस आपके खिलाफ आ चुका है फैसला, और आप अपने दिफा में कुछ नहीं कह सके। वुटॉन क्रिकेट क्लब के हवाले से जो मामलात हैं उसमें भी आपके पास कोई दिफा नहीं था। आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, आपने ज़ाती तौर पे वो पैसे इस्तेमाल किए हैं, जुर्म साबित है। तो ये फॉरेन फंडिंग का मामला हो और 9 मई को जो इस मुल्क में मामलात किए गए और आपने मुल्की दिफा पर ज़ाती मफाद के लिए हमला किया, आपका पूरा ख़ानदान उस हमले में मुलव्विस था। आपकी तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं। आपके लीडरान को, ये वीडियो चला दें साथ साथ, कौम को दिखाएं ये जो PTV के हमले से मामलात शुरू हुए थे ये कहाँ तक पहुँचे। आपका भांजा वहाँ पे वर्दी की बेहुरमती कर रहा था, आगे लगाई जा रही थी और कौम को पैगाम दिया जा रहा था कि जी इनकलाब बर्पा होने लगा है, तो फौरी तौर पे जो है वो अपनी अपनी लोकेशंस पर पहुँचें। आपने इंतशार की, तशद्दुद की सियासत को फ़रोग़ दिया। आपने इस मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी को फ़रोग़ दिया। आपने इस मुल्क के दिफाई इदारों को नुकसान पहुँचाया और उस इदारे को नुकसान पहुँचाया। मेरा एक और सवाल है, आपके लीडर देखे जा सकते हैं कि वो इन तमाम लोकेशन पे मौजूद है। कोई कह रहा है खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, कोई गालम गलोच से काम ले रहा है, कोई कह रहा है कि अपनी अपनी बताई हुई लोकेशंस पर पहुँचें, अपने अपने अहदाफ पर पहुँचें। कोई कह रहा है जी हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, हम GHQ जा रहे हैं, हम फलां लोकेशन पर जा रहे हैं। तो ये आपके रहनुमा नहीं थे। और ये एक चीज़ बड़ी अहम है कि ये तमाम मामलात जो आपने किए, जलाओ घिराओ के, आग लगाने के, इंतशार के, तशद्दुद के, इससे पहले आप तालिबान को वापस ला चुके थे। आपकी ही गवर्नमेंट ने वो फैसला किया था।
आपकी की गवर्नमेंट थी जिसने ये तय किया था कि इन तालिबान को वापस लाकर बसाया जाए सेटल्ड एरियाज के अंदर। एक तरफ आप दहशत गर्दों को लाकर पनाहगाहें दे रहे थे और दहशत गर्दों को सेफ हेवन दे रहे थे और कह रहे थे कि ये उस मुल्क की सालमियत में किरदार अदा करेंगे, और नेशनल एक्शन प्लान को आपने खत्म कर दिया। दूसरी तरफ आप जीएचक्यू पर हमला, कोर कमांडर हाउस पर हमला कर रहे थे। इस बात से क्या अखज किया जाए? मुझे ये बताएं बतौर पाकिस्तानी। छोड़ दें कि मैं कौमी असेंबली का मेंबर हूं, छोड़ दें इस बात को कि मैं वफाकी वजीर इत्तलात हूं। मैं बतौर पाकिस्तानी आपसे ये पूछता हूं कि मुझे ये बताइए कि आपको ये किसने इख्तियार दिया कि पहले आप तालिबान को लाकर बसाएं सेटल्ड एरियाज के अंदर, और उसके बाद ये भी चलाइएगा जब मैं बताता हूं, उसके बाद आप मुल्क की सालमियत की गारंटी देने वाले इदारा, मुल्क की दिफा करने वाले इदारे पर आप हमला आवर हो जाएं? आपका मकसद क्या है कि एक तरफ आप दहशत गर्दों को पनाह दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप फौज पर हमला कर रहे हैं? तो ये आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? मुल्क दुश्मनी साफ जाहिर है। किसी सियासी जमात ने आज तक ये नहीं किया। लोगों ने बड़ा बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, आपके दौर में बर्दाश्त किया। मियां नवाज शरीफ अपनी अहलिया को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आए, हमेशा पाकिस्तान की बात की। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। तो आपको इतनी क्या मुसीबत थी कि पहले दहशत गर्दों को वापस लेकर आते हैं, हमारे जितने ऑपरेशन हुए थे उसका असर जायल करते हैं, और उसके साथ साथ आप हसास तनसीबात पे हमले करते हैं, जीएचक्यू पे हमला करते हैं, कोर कमांडर हाउस पे हमला करते हैं एक सोचे समझे मंसूबे के तहत। फॉरेन फंडिंग आपके पास है, यहूदी लॉबी आपको सपोर्ट करती है, आप वहां से फंडिंग लेते हैं, दहशत गर्दों को पनाह देते हैं और फौज पे हमला कर देते हैं। ये बड़ी क्लियर चेन है, इसमें कोई भाम तो नहीं है। पूरी कौम ने देखा इस चीज को। तो फॉरेन फंडिंग एस्टैब्लिश्ड, 9 मई के हमले एस्टैब्लिश्ड, दहशत गर्दों को वापस लाना एस्टैब्लिश, ये सारी चीजें आपने इस मुल्क में की हैं। फिर एक साइफर का खेल रचाया गया इस मुल्क में, कहा गया कि अमेरिका ने धमकी दी है कि हम हुकूमत गिराने लगे। वो भी केस एक तगड़ा केस है आपके खिलाफ, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। चलाए जरा जहां पे इन्होंने कहा था कि हमने खिलवाड़ करना है इस मुल्क के साथ, हमने खेलना है साइफर के साथ सियासी बयानिए के लिए, और वो बिल्कुल क्लियर आपकी ऑडियो मौजूद है जहां पे आप कह रहे हैं हमने खेलना है इसके साथ। और मैं ये समझता हूं कि जो आपने साइफर के साथ खेला, झूठा बयानिया घड़ा, पूरी कौम के सामने साइफर लहराया और पूरी कौम को आपने एक झूठ के पीछे लगाया कि हम कोई गुलाम है, उसके बाद आपने वहां से रेजोल्यूशन पास करवाया। आपने क्या, आपकी लॉबिंग फर्म्स वहां मौजूद नहीं थी कि आपकी लॉबिंग फर्म्स ने यह काम नहीं किया? रेजोल्यूशन वाला आप 9 महीने से इसकी फंडिंग नहीं कर रहे थे, ममनुआ फंडिंग नहीं कर रहे थे। तो आपने ये IMF वाला भी बाद में चलाइएगा, मैं आ रहा हूं उस तरफ, मैंने आपको पहले कहा वो वाला चला दें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, वो फॉरेन फंडिंग हो, वो 9 मई के हमले हो, वो साइफर के साथ खेलना हो, यानी जो हमारे अमेरिका में सफ़ीर थे उस वक्त, असद मजीद कह रहे हैं कि कोई थ्रेट नहीं था। जिन्होंने ये साइफर लिखा है, जो साइफर के ऑथर हैं, वो कह रहे हैं कोई थ्रेट मौजूद नहीं था, और आप कह रहे हैं नहीं थ्रेट मौजूद था। अदालत में गवाही दे दी गई, मगर आपने अपने सियासी मफाद के लिए मुल्क के बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की, मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, और उसके बाद आपने एक रेजोल्यूशन पाकिस्तान के खिलाफ पास करवाया, जैसे भी करवाया, फंडिंग करवाई, और फंडिंग करवा के आपने बाकायदा लॉबीज हायर की जिन्होंने ये सारा काम आपके लिए किया, और पाकिस्तान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन आप ले आए। तो फॉरेन फंडिंग इस्टेब्लिश्ड, 9 मई के हमले इस्टेब्लिश्ड, साइफर का केस इस्टेब्लिश्ड, अमेरिका में रेजोल्यूशन इस्टेब्लिश्ड। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों को, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए, और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए, हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है
कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। आपने IMF की डील को जो सैबोटाज करने की कोशिश की, आपने उसको जिस तरीके से आप आगे लेकर चले, आपकी फ़ोन कॉल्स मौजूद हैं, लगाएं ज़रा IMF के बारे में शौकत तरीन साहब क्या फरमाते हैं और क्या कहते हैं कि IMF को लेटर लिखा जाए कि पाकिस्तान की मदद ना करें। चलाइए ज़रा इस ऑडियो को, कौम को हम सुनाना चाहते हैं। और ये IMF को ख़त ज़रा इसके माइक करीब कर देंगे ताकि सबको आवाज़ आ जाए। IMF को जो ख़त लिखा गया और आपने जो IMF से तमाम सूबाई सुना दें जी। तो आपने अभी कह देना है जनाब वाला जो आपने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले दी, अब फ्लड पे हमें बहुत पहले कष्ट करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल ये लिखा आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उसके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना खुद हमें अंदर करवा रहे हैं हमारे ऊपर। ये आप देखिए कि सियासी मफाद की खातिर कह रहे हैं कि IMF को लेटर लिखो, बंद करते हैं। IMF को लेटर लिखो और पाकिस्तान को डिफॉल्ट करा दो। यानी सियासी मफादात की खातिर IMF को लेटर लिखने तक आप चले गए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, यहाँ पे LCयाँ ना खुलें, लोग बैंकों से पैसा विड्रॉ कर लें, एयरलाइनें आना बंद हो जाएं और मुल्क दिवालिया हो जाए। ये आपकी कोशिश थी। ये आपने IMF के प्रोग्राम को सैबोटाज करने की कोशिश की और ये IMF के प्रोग्राम में आप गए थे, हम नहीं गए थे। आपने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, और उसके बाद आपके वज़ीर ख़जाना ने IMF को लेटर लिखवाने के हवाले से तमाम सूबाई वज़राए ख़जाना को कहा कि IMF को लेटर लिखो और कहो कि पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। आपने एक गरीब आदमी की रोज़ी रोटी पर लात मारने की कोशिश की। आपने ये कोशिश की कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, नफसा नफसी का आलम हो और इस मुल्क में कभी भी इस मुल्क में स्टेबिलिटी ना आए और इस मुल्क में हमेशा इंतशार रहे। ये वीडियो बता दे साइड विंडो से। मैं ये समझता हूँ कि ये IMF के बाद मुजाहरे करवाना, IMF को इस बात पे कायल करने की कोशिश करना कि पाकिस्तान की इमदाद ना करें, ये आपके मुल्क दुश्मन एजेंडे का हिस्सा था और आपने भरपूर कोशिश की कि इस मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा होकर आप मुल्क को दिवालिया करें। एक तरफ आप अब ये आप कड़ियां जोड़े ना ज़रा, दहशत गर्दों को वापस लाकर बसा रहे हैं, फौज पर हमला कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, IMF को कह रहे हैं पाकिस्तान की मदद ना की जाए और बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। ये किसी और सियासी जमात ने किया था तो आपने चौराहे में उनको लटका देना था। आज ये जब 500 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये तारीख का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। खास साहब ने कहा था ना वो जरा चला दें काइंडली, वो भी चला नहीं है। अगर इसको काइंडली ऑन एयर भी कर दीजिए, जहां पे उन्होंने कहा कि हमने मुल्क का नाम लिए बगैर खिलवाड़ करना है, खेलना है साइफर के साथ। इसको जरा चला दें प्लीज, स्क्रीन पे भी दिखा दें जी प्लीज। सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। आजम खान कह रहे हैं मीटिंग बुला लेते हैं इस पे, हमने सिर्फ खेलना है इसके साथ। ये आप देखें कि खान साहब की अपनी आवाज है और कह रहे हैं कि हमने साइफर के साथ खेलना है। एक शख्स खुद ही एतराफ कर रहा है, अदालत कह रही है नहीं नहीं नहीं, आप तो मासूम है, आपने तो किया ही कुछ नहीं है। वो खुद कह रहा है मैं खेल रहा हूं साइफर के साथ, मगर अदालत ये बात मानने से कासिर है। अब ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे बहुत सारी ट्वीट्स की जाती हैं जिसमें गालियां दी जाती हैं, लोगों को हम समझते हैं, इज्जत एहतराम करते हैं, लोग प्रेशर में भी आते हैं, हम ये देख रहे होते हैं और दबाव भी होता है सोशल मीडिया का। मैं एक साहब ने मुझे एक दफ़ा खुद कहा कि जी सोशल मीडिया की हम ट्वीटें देखते हैं और बड़ा इसका दबाव होता है। तो ये आपने खुद कहा कि साइफर के साथ खेलना है, तो तमाम जवाब भी मौजूद है, जस्टिफिकेशन भी मौजूद है कि तहरीक इंसाफ को बैन करने का केस जो है वो मूव किया जाए। आगे आइए, आपने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबलियों को तोड़ा था नो कॉन्फिडेंस के दौरान। ज़रा कासिम सूरी साहब, इसके स्टे ऑर्डर वाले कासिम सूरी साहब, जो 4 साल स्टे ऑर्डर पे असेंबली में बैठे रहे, डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान रहे, वो कासिम सूरी साहब जिन्होंने असेंबली तोड़ी। ज़रा चला दें फुटेज प्लीज़, आपके पास होगी। यानी
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन में यह बात बड़ी वाज़े दर्ज है। आइन कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मदद से हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद का मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। कार्रवाई वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई आइन कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। असेंबली तहलील नहीं की जाएगी। आपने आइन की खिलाफ वर्जी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी हवाला दिया कि आपने ये गलत काम किया था कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया, तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और यह आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। और हम ये समझते हैं कि ये तारीख की सिमत जो है उसका दुरुस्त तयन होना चाहिए और तारीख का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है कि कल को जिसका दिल चाहेगा वो फॉरेन फंडिंग भी लेगा, जिसका दिल चाहेगा असेंबली भी तोड़ेगा, जिसका दिल चाहेगा वो दहशत गर्दों से भी मिलाप करेगा, जिसका दिल चाहेगा वो IMF की डील को साबोटाज करेगा, जिसका दिल चाहेगा वो अपनी फौज पर हमले भी करेगा। तो ये जो जराइम की फहरिस्त है ये इतनी बड़ी है कि आप असेंबली तोड़ते हैं और आपको कोई नहीं पूछता और आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इन तीनों अशखास के खिलाफ ये फैसला किया गया है कि हम प्रोसीडिंग्स चलाएंगे और काबीना से मंजूरी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाएगा। अब मैं उस तरफ आता हूं कि हमारे जो मेहनत काश, हमारे जो मजदूर, हमारे जो बाहर रहने वाले तारकीन वतन हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी से बड़े मेहनती लोग हैं। वो रोजी रोटी कमा के इस मुल्क की रेमिटेंसेस में इजाफा करते हैं, इस मुल्क को टैक्स अदा करते हैं, इस मुल्क की खुशहाली में अपना किरदार अदा करते हैं। मगर कुछ मखसूस लॉबियां वहां मौजूद हैं बैरून मुल्क जो ना सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा चलाते हैं, वो बाकायदा सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिशें करते हैं, वो वहाँ से फंडिंग ममनुआ सोर्सेज से लेते हैं, वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कैंपेनों में इन्वॉल्व होते हैं। और ये इलीट ऑफ द इलीट है। जिस तरह मैंने बताया, अभी एक पीछे लंच या डिनर हुआ जिसमें जैन कुरैशी साहब थे और वो एक इजरायली अरबपति वहाँ मौजूद था जो इजरायली आर्म्ड फोर्सेस की भी फंडिंग करता है। वो मैं अभी तस्वीर भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो ये मुझे बताया ना कि ये बाहर बैठ के क्या करते हैं। हमारे जो ब्लू कॉलर वाले, वाइट कॉलर वाले जो वहाँ पे जॉब्स करते हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं, जो मेहनत कश है, मजदूर हैं, जो बैंकर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे सरों का ताज हैं। मगर मखसूस लॉबियाँ वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ़ अमल हैं। हुकूमत ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानून के मुताबिक अगर बनता हुआ तो पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़े, ID कार्ड ब्लॉक करने पड़े, ये तमाम इकदाम उठाए जाएंगे और असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी एंटी स्टेट एलिमेंट्स के खिलाफ कि ये गद्दारी के मुर्तकिब हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर फंडिंग लेते हैं ममनुआ सोर्सेज से, पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन्स चलाते हैं, पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को फंड करते हैं और पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखते हैं। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और देखिए, मैंने पहले कहा, हमने तहम्मुल का मुजाहरा करके देखा, बुर्दबारी का मुजाहरा करके देखा, हमने कहा दानिशमंदी से काम लिया जाए। इन तमाम चीज़ों को हमारी कमज़ोरी समझा गया बदकिस्मती से कि ये तो बड़े कमज़ोर हैं, इनको जेलों में डालो तो ये कहते हैं मिसाके मईशत कर लो हमारे साथ, इनकी माओ बहनों को जेलों में डालो तो ये कहते हैं कि कश्मीर पे हम बात करने को तैयार हैं, आओ बैठ के मिल के बात करते हैं। ये मुल्की सालमियत की बात करते हैं, पता नहीं किस तरह के लोग हैं, कहाँ से उतरे। तो इनको गाली दो, इनको चोर डाकू कहो और अपने जब करतूत निकले तो फिर अरबों रुपए के तोशा खाना के तहाइफ हैं। अब चेयरमैन नैब को टारगेट कर रहे हैं, पूरी एक कैंपेन चलाई जा रही है क्योंकि चेयरमैन नैब ने किसी बिजनेसमैन को टारगेट नहीं किया, उन्होंने किसी ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट किया इस मुल्क के अंदर। और अब सूरत हाल ये है
कि अब प्रेशर डाल रहे हैं कि नैब जो है वो तोशा खाना के केसेस से पीछे हट जाए। ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं जो मदर पिदर आज़ाद हैं, जिनको ना किसी माँ का पता है ना बाप का पता है, और जो सिर्फ मनमानी पर उतरे हुए हैं कि हमने मुल्क को तबाह करना है, कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हम भी यही समझते हैं कि खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, आपने ठीक कहा है। तो ये तमाम मामलात मैं आज आपके सामने रखना चाहता था कि हुकूमत ने ये 4 बड़े फैसले किए हैं और इस हवाले से आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये तमाम प्रोसेस पूरे किए जाएंगे और इन मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि आइंदा कोई सियासी जमात हो, कोई फर्द हो, वो आइन तोड़ने का ना सोचे, वो ममनुआ फॉरेन फंडिंग लेने का ना सोचे, वो दहशत गर्दों से मिलाप करके पाकिस्तान की फौज पर हमला करने का ना सोचे, वो बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान की सलमियत को नुकसान पहुंचाने का ना सोचे, वो पाकिस्तान के दफाई इदारों पर हमले का ना सोचे, वो फॉरेन फंडिंग लेने का ना सोचे। ये तमाम मामलात, IMF की डील को साबोटाज करना, मुल्क को डिफॉल्ट करवाना, साइफर से खेलना, आपने ना कहा हो कि साइफर से खेलना है, आपने साइफर के साथ जो किया, आपने मुल्क दुश्मन कुव्वतों को तकवीयत दी और पाकिस्तान का नुकसान किया सियासी फायदे के लिए। आपको आके आपके जो एडवाइजर थे जो अब मुल्क से बाहर हैं वो बताते थे, खान साहब अगर ये नारा लगा देना बड़ा पॉपुलर हो जाएगा मुल्क के अंदर, आप साइफर से खेलें, आप लोगों को कहें कि हम कोई गुलाम हैं। अब अगर हम कोई गुलाम है का नारा लगाया था तो फिर ये रेजोल्यूशन क्यों करवाया और इस पे पैसे क्यों लगवाए, और ये अरबों रुपए आपके पास आते कहां से हैं? क्या ECP का डिसीजन मौजूद नहीं है? आपके जराइम की फहरिस्त अगर गिनना शुरू कर दें, फॉरेन फंडिंग से शुरू होती है, IMF की डील को साबोटाज करना, 9 मई के हमले करना, तोशा खाना का केस, साइफर का केस, आपके खिलाफ इतना मवाद मौजूद है कि किसी सियासी जमात ने किसी एक टेन्योर में इतने जुर्म नहीं किए जितने आपने इन पौने 4 साल के अंदर किए हैं। तो ये तमाम कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी कानून और आइन के मुताबिक, और आने वाले दिनों में इनके प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। जाफर साहब, तारड़ साहब, ये बताइए कि आपने जो ऐलान किए हैं इनके करने में क्या ताखीर नहीं आपने कर दी, और इतनी ताखीर का सबब क्या है? देखिए, मैं और सुन लें, सुप्रीम कोर्ट से मावराए आइन एक फैसला आया और उसके बावजूद आप रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं, और सवाल मेरा ये है कि ये जो MNA और MPs उस पार्टी से तल्लुक रखते हैं जिसका भी आपने जिक्र किया, आप उसको बैन कर रहे हैं, क्या आपका बैन करने का ऐलान ये काफ़ी होगा कि उन लोगों को असेंबलियों में उस वक्त तक दाखिले से रोक दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस रेफरेंस का फैसला ना आए? बहुत शुक्रिया जी साले साहब, आप बड़े सीनियर और बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं। देखिए, इस मुल्क की खातिर, रवादारी को फ़रोग़ देने की खातिर, अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को आगे चलाने की खातिर हमने तहम्मुल से काम लिया, हमने बहुत पेशेंस दिखाई, मगर मैंने जिस तरह पहले कहा कि शायद उस चीज़ को हमारी कमज़ोरी समझा गया कि ये कुछ कर नहीं सकते। तो अब वक्त आ गया कि तारीख़ का भी जो है वो तयन दुरुस्त सिमत में किया जाए और कुछ इस मुल्क में प्रेसिडेंट सेट किए जाएँ, वो बिल्कुल हम उस पर क्लियर हैं। दूसरी बात ये है कि आपका बड़ा अहम सवाल है दूसरा, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बैन लगाने के हवाले से काफ़ी देर से इस पर गौर व खौज हो रहा था और इस पर लीगल तैयारी जो है वो काफ़ी हद तक मौजूद है। तो काबीना के अगले इजलास में हो सकता है कि इस केस को लाया जाए और फिर प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। तो तब तक हम देखते हैं कि इन MNAs के हवाले से क्या कानूनी तौर पे किया जा सकता है, इस पे आपको आगाह करते रहेंगे। यासर मलक दुनिया से। अता साहब, एक तो इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़े अहम फैसले आप लोगों ने किए हैं। ये बताएं कि जो एक फैदाबाद के मकाम पर सिंगापुर, दिल्ली और इस्लामाबाद के एक धरना जारी है पिछले 3 रोज से, तो क्या ये इन तमाम फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए धरना शरना चल रहा है? नहीं, देखिए मैं साद रिजवी साहब से इंतज़ामिया के मुज़ाकरात जारी हैं और उनसे बातचीत हुई है। वो फ़लस्तीन की सिचुएशन के हवाले से वो बात कर रहे हैं जो उनका हक़ है। और देखिए, वज़ीर आज़म ने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में कहा कि इज़राइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है, कहा कि नस्ल कुशी की जा रही है, कहा कि इज़राइल के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। ये तमाम बातें मैं चाहता हूँ कि साद रिजवी साहब भी सुने।
और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला हम जब उनको ये यकीन दहानी करवाएंगे कि हुकूमत इसमें बहुत आगे जा रही है और अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और आलमी फोरम्स के ऊपर इस पर बातचीत कर रही है, तो मेरा ख्याल है वो बात समझ जाएंगे। तो वो एक फ़लस्तीन वाली सिचुएशन के हवाले से है, तो हम उनसे बातचीत की जारी रखे हुए हैं। जवेद हुसैन साहब 92 से। सर जो शवाहिद और जिसको आपने कहा ठोस शवाहिद आपके पास मौजूद हैं रेफरेंसेस के लिए, ये ऑलरेडी अदालतों में जाके सेट असाइड हो चुके हैं और उनके ऊपर फैसले आ चुके हैं। अब ये समझ नहीं आती कि आपके पास ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसकी बुनियाद पे आप रेफरेंस दायर करके पाबंदी लगवाएंगे, आर्टिकल 6 लगवाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्टेबल होगा। दूसरा सर, ये जो फैसला आया अभी हाल ही में मखसूस नशिस्तों का, उसमें 8 और 5 की शरह से वो फैसला था जो 72-75 साल से मुल्क के मसाइल पैदा करने वाले जो लोग हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर होने चाहिए थे, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नजर नहीं आता। तो क्या जो 8 जजेस जो अभी बैठे जिन्होंने फैसला दिया है, तो उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का कोई इरादा रखते हैं आप? देखिए, मैं जो 4 फैसले किए हैं मैंने वाज़ेह तौर पे बयान कर दिए कि असेंबली तोड़ना तो आइन की खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, तो वो तो क्लियर आर्टिकल 6 ही है ना, उस पर और तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। और ये तमाम केसेस, फॉरेन फंडिंग का केस हो, वो फैसला इन फील्ड है कि ममनुआ फंडिंग ली गई है, उसको अभी सेटिस्फाइड नहीं किया गया किसी भी फोरम के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े मजबूत केसेस मौजूद हैं और इनको बिल्कुल दायर किया जाएगा और काबीना से मंजूरी के बाद किया जाएगा। जो आपका दूसरा सवाल है, इस पर मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करता कि जो 4 फैसले थे मैंने आपको बता दी, मजीद इसके अलावा कोई फैसला और नहीं किया गया। नरीम जंजवाद जियो से। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का गैर मामूली फैसला आया था, उसमें जजेस में का एक बड़ा अहम रिमार्क ये भी था कि पीटीआई एक सियासी हकीकत है। आप लोग जब इस पर पाबंदी लगाएंगे तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट आपकी राह में बहुत बड़ी रुकावट होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि या तो फिर किसी को लाइसेंस दे दिया जाए कि वो कत्ल गारत करे, अगवा करे, डकैती करे, चोरी करे और उसको एक हकीकत डिक्लेयर कर दिया जाए। देखिए, कानून का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और हर किसी का हकीकत देखने का एक अपना जाविया है, अपना लेंस है। तो देखिए, इसलिए वो आपने देखा ना कि वो कानून को अंदर क्यों दिखाया जाता है कि ब्लाइंड फोल्ड होता है और उसने जस्टिस के स्केल्स पकड़े होते हैं कि वो फिर सोशल मीडिया नहीं देखता क्योंकि पट्टी होती है, वो ट्वीट्स और उनको नहीं फॉलो करता कि जी ये कौन क्या कह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक जहन साजी की गई है इस मुल्क के अंदर, इसका इम्पैक्ट हर जगह हुआ है और तासुर यही मिलता है कि इसका भी इम्पैक्ट होता है, हर जगह होता है। और साइकोलॉजिस्ट इस पर बात करते हैं कि जी जहन इन चीज़ों का असर लेता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा रिव्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारे कानूनी पॉइंट्स जो एक रद्द-ए-अमल आया, लोग जो बातें कर रहे हैं और जिस तरह का एक रद्द-ए-अमल इस फैसले के खिलाफ आया है, चले अगर कोई दरख्वास्त में ऐसी बात होती या उन 80 MNAs को सुना गया होता, उनके एफिडेविट मौजूद होते, दरख्वास्त में ये रिलीफ मांगा गया होता, तो वो अभी सोशल मीडिया भी चल रहा था कि फ़लाँ जगह जाएँ तो बड़ा कुछ मिलता है। उन्होंने कहा जी फ़लाँ जगह चले जाएँ, बिन मांगे भी मिल जाता। राशिद अमीर साहब यार भाई सर क्या कहते हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसकी इफ्तार के लोड़े से दवा लेते हैं। आप पाबंदी लगवाने सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं जिसमें 11 की हिस्से से ये 2 की हिस्से से तस्वीर है कि ये पार्टी एग्जिस्ट करती है और इनको इक़्तिदार ही दे दिया तकरीबन। तो क्या इनमें पाबंदी लगाने का कोई और तरीका नहीं है? अदालत के पास जाना। राशिद साहब बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि आपका ये एक्सपीरियंस है जिसकी बुनियाद पे आपने ये सवाल किया। देखिए, हमारा काम है कि मुकम्मल तैयारी के साथ, कानूनी शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ ये रेफरेंस तैयार करके आगे भिजवाना और हम भरपूर इसका दफा भी करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे भी और अपना मुकदमा जो है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कानूनी तौर पे हमने ये स्ट्रांगली आर्ग्यू कर लिया तो हम तो ये अभी भी उम्मीद रखते हैं कि गैर जानिबदारी से और मुनसिफाना तरीके से हमारी इन एप्लीकेशंस पर गौर किया जाएगा। समा शबीर अरब न्यूज़ से। जी मैम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने किसी के ख़िलाफ़ कोई नाजायज़ मुकदमा कायम नहीं किया, किसी की इस तरह गिरफ़्तारी के ऑर्डर जारी नहीं किए। लोगों के ख़िलाफ़ जो साल हर साल से केसेस पेंडिंग चले आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कुछ के ख़िलाफ़ शायद कोई कार्रवाई हुई, मेरे इल्म में नहीं है, मगर हैविंग सेड दैट हर कौमी असम्बली के मेंबर को ये आज़ादी हासिल है। अब देखें ना, अंदर की भी टूट फूट है
मेरा ये ख्याल है कि जो शेर अफजल मरवत के साथ इनका मामला हुआ, पार्टी के कुछ लोग सस्पेंड हुए, पार्टी में धड़े बने, वो जो एक एम्बेरसमेंट है उसको कवर करने के लिए तासर दिया जा रहा है कि शायद जो है वो विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो ये जो आपकी पार्टी में ग्रुपिंग्स हुई हैं, लड़ाई भड़ाई हुई है, अब उसके नतीजे में अगर आप अपनी पार्टी को यूनाइटेड नहीं रख सके तो इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है और हुकूमत किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई अमल में नहीं ला रही। तारक अजीज साहब न्यूज़ टीवी से। And there is a mudslinging against the judges. You think that when you are pushing the judiciary and the judges towards the wall, they will ban PTI? I'm sorry if you can present some evidence, because this is not a court of law. If you have some evidence regarding a mudslinging campaign or regarding aspersions being cast, I will be happy to respond to that. But since it's a generic question, I don't think we respect the judiciary wholeheartedly, and we have a legal right to appeal against those decisions. And the government is going to appeal against those decisions. Thank you. तारक अजीज साहब न्यू टीवी से। जी सर, जनाब, एक ये अफवाह है, ये खबर फैल रही है कि मुस्लिम लीग नून को जो है कौमी असम्बली में लार्जेस्ट पार्टी नहीं रही, तो पार्टी के अंदर राय पाई जाती है कि हमें असम्बली तोड़ देनी चाहिए, इलेक्शन में जाना चाहिए, या पंजाब में हुकूमत करने की वफाक छोड़ देना चाहिए। इसके ऊपर वजाहत कर दीजिए। अगर मेरी पार्टी के कुछ मेंबरान ने आपसे तखलीह में ये बात की तो मेरे से आके कर लें, हमारे तक ये बात अभी तक नहीं पहुंची और ऐसी कोई राय का इजहार मेरे सामने या पार्टी क़यादत के सामने नहीं किया गया। फिलहाल ज़ाहिद फारूक साहब। तो ये बता लें कि जो फैज़ाबाद बैठे हुए हैं इनको साल के बाद क्यों याद आ गया है, और आप कह रहे हैं उनके ग्रीव्सेस जेन्युइन है? नहीं, जेन्युइन तो मैंने नहीं कहा। हाँ। आप में से कमेटी बनी है। हाँ, कमेटी गए। दूसरी बात, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी के हवाले से कहा है कि गैर आईनी काम हुआ। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में भी 11 मेंबरान ने कहा है कि उन्होंने गैर आईनी काम किया है, तो क्या फिर उनके खिलाफ भी तो आर्टिकल 6 होगा? तो फिर दोनों के जो चीज़ें हैं वो सेम है। देखिए, पहली बात तो ये, मैंने कहा कि एहतजाज करना हर किसी का हक है, मैंने उसको इंडोर्स नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि हक मौजूद है। इंतज़ामिया उनसे कर रही है नेगोशिएशंस, अब ये वो बेहतर बता सकते हैं वो क्यों आए हैं, उनका मकसद क्या है। तो हमारी कोशिश होगी कि पुरअमन तौर पे जो है इस धरने को ख़त्म किया जाए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, इलेक्शन एक जमात ना कराए, इलेक्शन कमीशन के बार बार कहने के बावजूद गलत इलेक्शन करवाए, तो हम नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई कसूर है। हम ये समझते हैं जिस जमात ने इलेक्शन नहीं करवाए, कानून को फॉलो नहीं किया, ये उनका कसूर है। हमारी टिकटें भी वापस हुई थी, आज तक हमारे सेनेटर्स के आगे इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है सेनेट की वेबसाइट के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा एक अच्छा किरदार अदा किया है, और इलेक्शन कमीशन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना अपनी कानूनी कमज़ोरियों की वजह से मैं इसको तस्लीम नहीं करता। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।